So we are looking at this lesson, motion and time. Okay, this is the 7th standard lesson from NCERT textbook. Okay, motion and time. छोटा सा लेसन है ये, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए. तो ये लेसन देखते हैं अभी, मोशन एंड टाइम. ठीक है. तो मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? इट इज एन एक्ट और प्रोसेस. किस चीज का एक्ट और प्रोसेस? मूविंग और चेंजिंग पोजीशन और चेंज ऑफ पोस्चर. जैसे आपको कर्सर दिख रहा है, ये कर्सर यहाँ से यहाँ मूव हो गया, ए से लेकर बी तक मूव हो गया. तो ये कर्सर जब ए टू बी अपना पोजीशन चेंज किया तो हमने कहा कि उसका मोशन हुआ. लेकिन मोशन के लेसन को समझने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मोशन का हमें समझना है वो है कि मोशन में बेसिकली ऑब्जर्वर कंपलसरी है. ऑब्जर्वर कंपलसरी है. तो ये ऑब्जर्वर क्यों नेसेसरी है? एग्जांपल लेते हैं. देखो, पैसेंजर इन अ बस और एक रोड साइड वेंडर. ठीक है, वेंडर मतलब दुकानदार. तो पैसेंजर बस में है, बस में ड्राइवर है. ठीक है. तो ये जो पैसेंजर और ड्राइवर है, ये दोनों आपस में नहीं है. दे आर नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. समझा? पैसेंजर एंड ड्राइवर आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. पैसेंजर and driver are stationary with respect to each other. लेकिन जो रोड साइड वेंडर है उसको दिख रहा है कि बस मूव हो रहा है. पैसेंजर बस में होने की वजह से उसके लिए ड्राइवर मूवमेंट में नहीं है, मोशन में नहीं है. लेकिन जो वेंडर है, उस वेंडर के लिए ड्राइवर एज वेल एज पैसेंजर ये दोनों मोशन में है. सो वी कैन से दैट ड्राइवर, बस एंड पैसेंजर are in motion with respect to the vendor. वेंडर मतलब कोई ठेले वाला. ठीक है. तो यहां से शुरू होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. ठीक है. आइंस्टाइन ने बहुत सारा काम किया है इस पे. उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी प्रपोज किया था, लेकिन वो सब चीज़ हम नहीं देखेंगे अभी. हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? ऑब्जर्वर. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अर्थ पे है और अर्थ मोशन में है. वी आर ऑन अर्थ एंड अर्थ इज इन मोशन. तो आर वी इन मोशन? नो, वी आर नॉट इन मोशन. वी आर नॉट इन मोशन with respect to earth when we are at a place. स्पेशल कॉन्सेप्ट्स आपको पीछे से बार्किंग के नॉइज से आ रहे हैं, उसको भी आता है मोशन का लेसन. वो बोल रहा है मैं पढ़ूंगा. मैंने कहा मत पढ़ा. ठीक है ना, दूसरा लेसन पढ़ा लेना जो मेरे को नहीं आता, जैसे सॉइल वगैरह. ठीक है. तो उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके वो लेसन आपको पढ़ाएगा. ठीक है ना. तभी उसका स्पेशल लेक्चर रखेंगे हम, गेस्ट लेक्चर.
भूभू लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, ठीक है। ऑब्जर्वर कंपलसरी, अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो बॉडी मोशन में कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग बैठे हुए एक जगह पे, अर्थ मूव कर रहा है, हम लोग मूव कर रहे हैं क्या, पता चल गया हम लोग मूव कर रहे हैं, चेयर पे बैठे चेयर फिसल गई, ऐसे होता है क्या, नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज वी आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ इज इन मोशन। लेकिन दूसरे प्लेनेट से जो हमें देखेगा वो बोलेगा अरे ये बंदा मूव कर रहा है, ठीक है, फाइन। तो जो अर्थ पे नहीं है उसके लिए हम मोशन, ठीक है, फाइन ना। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो वी आर लुकिंग एट द लेसन, ओके। तो मोशन क्या होता है, इट इज द एक्ट ऑफ मूविंग और चेंजिंग पोजीशन और चेंजिंग पोस्चर। पोस्चर मतलब हम झुक जाते हैं, पोस्चर चेंज हो गया। पोस्चर मतलब द वे वी आर स्टैंडिंग, द वे वी आर सिटिंग, ये पोस्चर होता है। तो अगर सिटिंग करते वक्त हमने पीछे ऐसे लेट लिया तो उसको कहेंगे चेंज ऑफ पोस्चर, तभी भी होगा मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसका पोजीशन। एग्जांपल बस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके पोजीशन के थ्रू, मतलब बस पे बंदर बैठा हुआ है, बस मूव हो रहा है, तो बंदर बस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा पोजीशन, बंदर तो बस के छत पे बैठा हुआ है। तो जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब जैसे झाड़, जो which do not change their position with respect to their surroundings. Objects at rest मतलब those objects which do not change their position with respect to their surroundings. इस वीडियो का मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए आपको क्या करना है, नोटबुक पेन लेके बैठना है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। अगर आपने वो समझ लिया जो लिखा हुआ है और जो स्क्रीन पे है वो लिखना है, तो आप जाके टीचर को पढ़ा के आओगे। मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होना है आपको इस लेसन में, यू हैव टू बिकम मोर इंटेलिजेंट देन मी, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, नोटबुक और पेन लेके बैठना है और उसको लेके आपको वर्किंग शुरू करना है। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, एग्जांपल ट्री, ओके। तो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ओके। उसके पहले जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होते हैं उनको कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग, ओके। उसके बाद मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, एंट है स्लोली मूव करता है, बुलेट है फास्ट मूव करता है। कैसे पता चलता है एंट स्लोली मूव कर रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम में लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे हम। और बुलेट उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बुलेट फास्ट मूव कर रहा है, एंट स्लो मूव कर रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ओके। कैसे होता है वो, जैसे अगर कैरम बोर्ड पे हमने स्ट्राइकर से हिट किया कॉइन को, तो वो होता है लीनियर मोशन। इस लीनियर मोशन को कुछ बुक्स में नाम दिया है रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। कुछ बुक्स में इसको नाम दिया है रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं, देख, सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स है, ठीक है। जो हम सर्कुलर मोशन समझते हैं वो एक्चुअली दो टाइप से चलता है। एक सर्कुलर मोशन ही होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब कैसे, एक स्ट्रिंग लिया, ए बी मेरा स्ट्रिंग है और बी पे मैंने स्टोन टाइप किया, दिस इज स्टोन एट बी, और इसको घुमाया मैंने सर्कुलर मोशन में, तो दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर। लेकिन लेकिन जो टॉप है भौरा, आप जब उसको घुमाते हो तो वो घूमता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉप जो है
इट मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे अपना अर्थ। तो वो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव करता है तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। All particles of the body move about a fixed line. What is this fixed line called? Axis of rotation. ठीक है, तो इसमें जब सारे पार्टिकल्स बॉडी के एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो उस टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इस पर लेसन है 11th-12th स्टैंडर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं वैसे रोटेशनल मोशन में टॉर्क के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग मास के बारे में बात करते हैं वैसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है ये 11th और 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो सर्कुलर मोशन के जो टाइप है वो एक है सर्कुलर मोशन जिसमें सपोज ऐसे सर्कल बनाया, ये ट्रैक है रनिंग ट्रैक, और यहाँ पे बंदा भाग रहा है रनिंग ट्रैक पे, बी से शुरू किया भागना, वापस बी पे आ गया, ये हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन रोटेशनल मोशन क्या होगा? वो बैले डांसर होती है, पता है, वो अपने अराउंड ही घूमते रहती है, वो रोटेशनल मोशन होगा। उसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स एक एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है। Motion of the top spinning about its axis. Motion of all particles of the body about a fixed line, which is part of the body. Part of the body. जैसे जब टॉप घूमता है, ऐसा ऐसा आपका ट्रायंगुलर शेप का टॉप रहता है, बराबर, वो घूमता है इस एक्सिस के अराउंड, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, नेक्स्ट छोटा सा लेसन है, जल्दी खत्म हो जाएगा। वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा मोशन? वाइब्रेशनल मोशन। ये रिपीटेटिव मोशन है। रिपीटेटिव मतलब बार बार रिपीट होने वाला, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वाइब्रेशनल मोशन कैसा है? एक तो है रेपिटेटिव मतलब बार बार रिपीट होगा, उसमें क्या होगा? चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग्स ऑफ सितार व्हेन प्लक्ड परफॉर्म वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? रेपिटेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब, मीन पोजीशन मतलब एक मिडल पोजीशन जिसके लेफ्ट और राइट में वो बॉडी ऑसिलेट होगा। जैसे स्विंग। स्विंग पे जब हम बैठते हैं तो क्या होता है? रिपीटेटिव मोशन होता है, एक मीन पोजीशन है जहां पे स्विंग रेस्ट करता है, वो मीन पोजीशन रहता है, और टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या क्या आएगा? रेपिटेटिव, टू एंड फ्रो, अबाउट अ मीन पोजीशन, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जो रेपिटेटिव है बट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है। क्या है पीरियोडिक मोशन? अ मोशन विच रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल, बीटिंग ऑफ हार्ट। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कंपल्सरीली पीरियोडिक नहीं है। क्यों? ये देखो, सपोज ये रेस्ट पोजीशन है स्विंग का,
रेस्ट पोजीशन ऑफ स्विंग। ओके, मैंने स्विंग यहाँ पे खींचा राइट साइड में, ठीक है, खींच लिया स्विंग को और छोड़ दिया, तो स्विंग ऐसे था, राइट साइड में खींचा और छोड़ दिया, तो स्विंग यहाँ पे जाएगा। ओके, लेकिन जब वो वापस मेरे पास आएगा तो मैं उसको पकड़ के और धक्का मार सकता हूँ, तो वो और आगे जा सकता है। कम धक्का मारा तो नज़दीक में ही जाके फंस जाएगा, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा उसका और वापस आएगा वो। ठीक है, तो ये रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में इंटरवल नहीं कर, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन बीटिंग ऑफ हार्ट एक पीरियोडिक मोशन, तो इसलिए ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये वाला जो है हमने देखा, ये स्विंग वाला, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये पक्का है। लेकिन ये जरूरी नहीं है पीरियोडिक मोशन है। कुछ केस में ये पीरियोडिक मोशन हो सकता है, जैसे केस ऑफ पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम के केस में वो पीरियोडिक मोशन हो सकता है। इनफैक्ट गैलीलियो ने पेंडुलम देखा चर्च में और उसने तभी रियलाइज किया कि पेंडुलम कैन बी यूज टू कीप टाइम। ओके, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कंपल्सरी पीरियोडिक नहीं है, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है उसमें से एक टाइप है जो ऑसिलेटरी मोशन है, वो पीरियोडिक हो सकता है। A type of periodic motion can be oscillatory motion, for example period of a simple pendulum, pendulum। ठीक है ना। पेंडुलम क्या होता है देख लो। पेंडुलम, सपोज ये रिजिड सपोर्ट है ऊपर लगा हुआ ए बी इज द रिजिड सपोर्ट। रिजिड मतलब कड़क, पक्का, हिलेगा नहीं वो। ओके, चद्दर से नहीं टांगा उसको, उसको टांगा है दीवार से, छत से। उसके बाद थ्रेड है, पी क्यू इज द थ्रेड, और ये नीचे जो गोला बना हुआ है ये बॉब है, मेटालिक होता है ये। ठीक है, मेटालिक बॉब। तो इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे चलता है पेंडुलम का, ये शुरू होगा एक्स से। देखो इसको ड्रॉ करके बताता हूं मैं। ये शुरू होगा एक्स से या फिर ए से या फिर वाई से। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो हमने ए से लिया है। ए मतलब मीन पोजीशन, ए मतलब मीन पोजीशन, एक्स मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम, वाई मतलब राइट एक्सट्रीम। तो पहले ए से शुरू हुआ उसका स्टोरी। सपोज वो ए से गया एक्स, ये हो गया उसका फर्स्ट। एक्स से गया वाई, ये हो गया सेकंड। और वाई से वापस आया ए, ये हो गया थर्ड। एंड दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अभी जो मैंने उसका पाथ बताया, ये है आपका वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, तो रैंडम मोशन उसके बाद देखते हैं। रैंडम मोशन, मस्कीटो का मोशन, नो फिक्स्ड पाथ। रैंडम मोशन में क्या होगा, नो फिक्स्ड पाथ। ओके, पीरियोडिक मोशन में रिपीटेटिव मोशन, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। मतलब जैसे बॉल है, बॉलर का बॉल उसने थ्रो किया, मतलब बॉलिंग कर रहा है वो, बॉलिंग किया, तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एज वेल वो परफॉर्म कर रहा है स्पिन मोशन। तो स्पिन मोशन मतलब ये हो गया रोटेशनल मोशन। क्यों, इट इज परफॉर्मिंग स्पिन मोशन अबाउट एक्सिस इटसेल्फ, उसके अंदर ही एक्सिस है। स्लो वर्सेस फास्ट मोशन देखा है हमने, एंट और बुलेट का एग्जांपल देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज टी टाइम में उसने छोटा डिस्टेंस कवर किया, कम डिस्टेंस कवर किया, तो वो कहेगा स्लो मोशन इज स्लो। और उसी इंटरवल टाइम में, सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल की जगह सर्टन कर देते इसको, वही सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसने लार्ज डिस्टेंस कवर किया तो उसको कहेंगे फास्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन,
बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो ये फर्स्ट ये टेबल देखो, इसमें बॉडी एक बार ये देखो 0 to 1 सेकेंड में कितना मूव किया वो 2 मीटर, 1 to 2 सेकेंड में 2 मीटर, 2 to 3 2 1 3 to 4 2, मतलब हर सक्सेसिव सेकेंड में वो 2 मीटर ही कवर कर रहा है। अगर आप 5 to 6 देखोगे तो भी वो 2 मीटर ही कवर कर रहा है। लेकिन जो बॉडी बी है उसने पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3, तीसरे में 2, चौथे में 4, तो हर सेकंड में उसने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, इसलिए उसको कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसका है? बी का। यूनिफॉर्म मोशन किसका है? ए का। क्या? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है अपॉन। पार्टिकल का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है? टाइम के अनुसार। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल हैव डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। दैट इज एरोप्लेन या बस। बस 1 घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। एरोप्लेन 1 घंटे में नागपुर पुणे, पुणे मुंबई ये कवर कर लेता है। पुणे मुंबई का फ्लाइट तो हार्डली 30 मिनट्स का होता है। So different objects will have different rate of change of position. Rate of change of position of a particle क्या होता है? Change in position of a particle with respect to time. तो फिजिक्स में ये जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस, ये तो पता है अपने को। और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं जिसका फॉर्मूला देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके आना चाहिए उसका यूनिट। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अगर एक बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है वो बॉडी ने 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। दूसरा यूनिट ऑफ स्पीड है किलोमीटर पर आवर। अगर बॉडी का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है उसने 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अभी हर वक्त कैसे होता है? ये लोग जो पेपर सेटर होता है, मैं टीचर कहने वाला था। जो पेपर सेटर क्या करता है? उसको दिखाना है वो इंटेलिजेंट है, और तुमको क्या दिखाना है कि तुम इंटेलिजेंट हो। अभी दोनों में इंटेलिजेंस का ईगो क्लैश होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है वो? प्रॉब्लम सेट करते वक्त वो स्पीड देगा आपको किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस देगा आपको मीटर में, और टाइम पूछेगा कितना लगा। तो तभी आपको क्या करना है कि आपको ये किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना है? 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो 1000 मीटर अपॉन 60 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो इसलिए 60 × 60 सेकंड। तो ये क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर क्या बना मेरा? 1 किलोमीटर पर आवर क्या बना? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स। तो 2 0 चले गए, 2 5 जा, 2 18 जा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दो एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर कन्वर्जन, इसको कन्वर्जन कहते हैं। कन्वर्जन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, वैसे कन्वर्जन। सो व्हाट इज 1 किलोमीटर पर आवर? 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक ही नंबर याद रखना है, कोई और नंबर याद नहीं रखना।
दो क्वेश्चन करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट 12 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अभी मेरा कन्वर्ट करने का तरीका देखो तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा वो। 12 किलोमीटर पर आवर इज 12 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्यों लिखा मैंने? अगर मेरे पास 12 पैकेट दूध है तो मेरे पास एक पैकेट के 12 है, तो इसलिए ये 1 किलोमीटर पर आवर को मैंने 1 करके सेपरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा पास फॉर्मूला है 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 12 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 6 3 जा 6 2 जा, आंसर इज 10/3 मीटर पर सेकेंड और 3/1/3 मीटर पर सेकेंड। बट सपोज द क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते क्योंकि पैन इंडिया या ऑडियंस है, सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई कन्वर्स इन हिंदी ऑल्सो, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट टीच इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके फाइन। सो सपोज आई एम आस्क्ड convert 25 meter per second to kilometer per hour, but you will say, sir, you have given the formula only for kilometer per hour to meter per second. There is no problem. Okay, what is 1 kilometer per hour? 5/18 meter per second. So what is 25 meter per second? How many kilometer per hour? क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम? यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 इंटू 25 अपॉन 5/18 विच इज 25 इंटू 18/5। क्यों ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल। तो ये 5 5 जा 25 हो गया, 18 इंटू 5 90, सो क्वेश्चन मार्क इज 90, सो दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, हर प्रॉब्लम में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 10 प्रॉब्लम के लिए 10 अलग अलग फॉर्मूला अगर याद करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, एग्जाम में जाके आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे। एक डे में कितने सेकेंड? 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 इतने सेकेंड्स मल्टीप्लाई करना है आपको। नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने घंटे? 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स। ग्राफ क्या होता है? when we have to study the relation between two interdependent variables, interdependent मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे इतने टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया, इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, वी ड्रॉ और प्लॉट, ड्राइंग ऑफ ग्राफ को कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। दिस ऑप्शन मतलब ऑल्टरनेट वर्ड है उसका। वी ड्रॉ और प्लॉट दोस फिजिकल क्वांटिटीज ऑन अ ग्राफ, उनको ग्राफ पे ड्रॉ कर प्लॉट कर देते हैं। तो ये ग्राफ क्या दिखाएगा? व्हाट डज इट शो? हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी वेरीज, वेरीज मतलब चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ बनाते हैं हम ऐसे। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसका नाम है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसका नाम है वाई एक्सिस। ओके, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम प्लॉट कर रहे हैं उसमें से एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो खुद से चेंज कर सकता है वो, जैसे टाइम। टाइम तो चेंज होते रहेगा ना, लेकिन जैसे टाइम होगा उस हिसाब से डिस्टेंस चेंज होगा। सो डिस्टेंस विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ग्राफ जो प्लॉट करते हैं दो वेरिएबल्स का, उसमें से एक क्या होता है? एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो पहले वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। 5 मिनट ट्रैवल करोगे, डिस्टेंस की ट्रैवल, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। कम टाइम कम डिस्टेंस, ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस। टाइम इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप चल रहा है, आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ग्राफ के टाइप है स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड। स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x-axis and y-axis is called origin। और ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये कर्व दिख रहा है आपको, कर्व ग्राफ। एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा नहीं कि कर्व ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस चेंज हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कहीं भी आप जाओगे लाइफ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि एक्स एक्सिस ऐसे हो गया, वाई एक्सिस ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता। एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स एक्सिस is always perpendicular to y axis, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं अभी, एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क के लिए अगर एग्जाम में आया तो ये आंसर आपको रट लेना है। इसके शॉर्टकट ही बताओ तो रटने के। सबसे पहला ऑप्शन है इंटरडिपेंडेंस पॉइंट, ऑप्शन नहीं। एमसीक्यू सॉल्व कर करके सब ऑप्शन पे चला गया, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है, सॉरी पहला पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। किसका इंटरडिपेंडेंस? ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। व्हाट डू यू मीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ा, मतलब बोथ आर इन द सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 5 रुपए है और आप 10 पेन खरीदे, और अगर आपके पास 50 रुपए होंगे तो आप ज्यादा पेन खरीदोगे, तो एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेसन है 8th स्टैंडर्ड में मैथ्स में, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वो क्या होगा? इट विल बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अभी आ गया बराबर, ऑप्शन नहीं पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज शोन इन द ग्राफ। बी क्या है? द मीन वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स कैन बी एक्चुअली ऑब्टेन्ड विदाउट रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो जो दो वेरिएबल्स है उनका जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ रेशियो of two variables can be accurately obtained without rigorous mathematical calculation। दिख जाता है अपने को ग्राफ में, ठीक है। The probable value of variables can be calculated with the help of graph within or beyond the observed range by interpolation and extrapolation। Interpolation एंड एक्सट्रापोलेशन। क्या होता है इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन? सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन बी फाउंड। मतलब सपोज अपने पास एक ग्राफ है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या है? डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ रोटीज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, 5 10 15 20, ठीक है। तो मंडे को लगे 5, ठीक है, ऐसा दिया है उन्होंने। मंडे को लगे 5, वेडनेसडे को लगे 15, और फ्राइडे को, यहाँ पे और एक पॉइंट लेते हैं, 25। फ्राइडे को लगे 25। तो अब हम लोग सोच सकते हैं ना कि मंडे टू वेनेसडे अगर 20 से इंक्रीज हुआ, सॉरी मंडे टू वेनेसडे 10 से इंक्रीज हुआ, तो इसका मीन ट्यूसडे को 10 रोटी लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल। ओके, थर्सडे को
वेनेसडे टू फ्राइडे अगर 10 रोटी से इंक्रीज हुआ, 25 था ये, तो थर्सडे को 5 लगेंगे, वी कैन ऑब्जर्व। और उसके बाद सैटरडे को 2.5 रोटी एक्स्ट्रा लगेगी, संडे को 5 रोटी एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज इंट्रापोलेशन, मतलब बीच वाले वैल्यूज। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब बाद में के वैल्यूज क्या होंगे ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फाइंडिंग द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स प्रेडिक्शन। ओके, नेक्स्ट। It is easy to find the variation of observed values from the mean value without lengthy numerical computation. जो मीन वैल्यू है उससे वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम मीन वैल्यूज, ये पॉसिबल है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है और हमने एक एवरेज पकड़ लिया, हमने एवरेज पकड़ लिया सपोज 50, ठीक है, और उससे वेरिएशन कितना हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं। गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा, व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड, देन वी कैन ऑब्जर्व द साइलेंट फीचर्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल डेटा विजुअली बाय सिंपली लुकिंग एट द ग्राफ। ग्राफ हमने एक्सपेरिमेंट किया, एज और वेट, तो अपने पास लिखा हुआ है कि 5 साल का बच्चा है तो उसका वेट सपोज 10 kg चाहिए। 10 साल का बच्चा है तो उसका वेट सपोज 15 kg चाहिए, ठीक है। एज इन ईयर्स, वेट इन केजी। 15 साल का बच्चा है तो सपोज उसका वेट होना चाहिए 20 फॉर एग्जाम्पल। ये हमारा थ्योरी है कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया में 5 साल के बच्चे का वेट है 8, 10 साल के बच्चे का वेट है 17 और 15 साल के बच्चे का वेट है 15। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो रेड में किया, एक्सपेरिमेंट मतलब हमने ऑब्जर्वेशंस लिए फॉर एग्जांपल, और जो एक्चुअल था वो ग्रीन में है। तो इससे वेरिएशन कितना है वी कैन सी ना, कि ओ 15 साल के बच्चे जो है उनका वेट वो अंडर वेट है, 10 साल के बच्चे ओवर वेट है, 5 साल के बच्चे अंडर वेट है। तो दिस कैन बी डन बाय लुकिंग एट द ग्राफ इमीजिएटली, दिस कैनॉट बी डन बाय सिंपली लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंटल डेटा। डेटा को देखेंगे तो इमीजिएटली समझ में नहीं आएगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब सबसे ज्यादा वेट कौन से है, 10 किलो के बच्चों का। पॉइंट ऑफ मिनिमा और इन्फ्लेक्शन, सबसे कम वेट 5 साल के बच्चों। टाइप ऑफ ग्राफ, एक होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, डांडी, डांडी नहीं रेक्टेंगल, डांडी ग्राफ, जैसे गांधी जी का डांडी मार्च वैसे डांडी ग्राफ। ओके, तो ये होता है बार ग्राफ, पता है आपको, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, और अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो मंडे को कितना अटेंडेंस है 10, ट्यूसडे को 20, क्यों खिचड़ी मिलता होगा स्कूल में। वेडनेसडे को 10, 15 घर पे खाएंगे वो, क्या खाएंगे पता है आपको वेडनेसडे को। तो ये स्टूडेंट अटेंडेंस ऑन द फर्स्ट डेज ऑफ द वीक। उसके बाद पाई चार्ट, ये परसेंटेज बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट बनाया तो इसमें ये वाला जो है ये है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो है ये है ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और ये ब्लैंक वाला जो है वो अदर गैसेस, ये वाला। तो ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट किसे, पिज्ज़ा के जैसे होता है। कोरोना है पिज्ज़ा मत खाना। लाइन ग्राफ क्या होता है, ऐसे लाइन होता है उस, जैसे मार्च में टेम्परेचर वर्सेस मंथ्स। मार्च में टेम्परेचर कितना है 30 डिग्रीज, अप्रैल में 40 डिग्रीज, मई में 45 डिग्रीज, जून में फिर 60 डिग्री। रोस्ट होके आ जाएगा बंदा इस साल, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा।
तंदूरी चिकन खाने के लिए होटल में जाने की जरूरत नहीं, चिकन ला के सन में रख दो, मसाला वसाला लगा के, दोपहर को 2 बजे जाओगे तो डायरेक्ट तंदूरी चिकन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ग्राफ। स्पीडोमीटर क्या होता है? ये शो करता है स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर्स पर आवर। ओडोमीटर क्या होता है? ये बताता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। To determine if an object is moving fast or slow, it is enough to compare the distance moved by the object in a particular time interval। ये तो हमने पहले ही देखा। एक पर्टिकुलर सर्टन टाइम इंटरवल में अगर एंड कम डिस्टेंस मूव करेगा और सर्टन टाइम इंटरवल में सपोज साइकिल ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, तो हमें पता है कि एंट इज स्लोअर देन द साइकिल। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय फाइंडिंग द टाइम टेकन बाय इट टू कवर ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। सेम थिंग। बॉब क्या होता है? पेंडुलम का मेटालिक बॉल ऑफ अ पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकंड। बार ग्राफ क्या होता है? इसमें डेटा कैसे दिखाते हैं? रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके। ग्नोमोन क्या होता है? ग्नोमोन, ये ग्नोमोन ऐसे नहीं लगता आपको एवेंजर्स का एक विलन है ग्नोमोन एंड ग्नोमोन अटैक्स। जैसे ग्रूट था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, वैसे ग्नोमोन एंड ग्नोमोन अटैक्स। आयरन मैन फाइट्स ग्नोमोन, सुपरमॉन, बैटमॉन, ग्नोमॉन। तो एंशियंट ग्रीक वर्ड है ये, जिसका मतलब है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है। वो क्या इंडिकेट करता है? कि जो सनडायल है उसके एक पार्ट में जो शैडो कास्ट होता है उसको ग्नोमॉन कहते हैं। और ग्नोमॉन क्या होता है? वन हु डिसर्न्स, डिसर्न करना, ये डिसर्न है, DISCERN। डिसर्न मतलब बताना, रिवील करना, उसको कहते हैं डिसर्न। ठीक है, फाइन। तो डिवाइस यूजेस यूज्ड बाय एंसेस्टर्स टू मेजर द टाइम बिफोर द पेंडुलम, सनडायल है। क्वेश्चंस देख लो, बहुत इजी है। ओरिजिन ऑफ ग्राफ क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? विच कैन चेंज इंडिपेंडेंटली। ऑन विच एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड? वाई एक्सिस। व्हाट इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये थ्रेड है, मेरा थ्रेड जो था PQ, और उसके नीचे जो बॉब था, उस बॉब के रेडियस को मिला के थ्रेड को PQ प्लस R। PQ क्या है? लेंथ ऑफ थ्रेड। लेंथ ऑफ थ्रेड क्या है? PQ। और R क्या है? रेडियस ऑफ बॉब। तो ये जो दो चीज है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला बता रहा हूँ एवरेज स्पीड का, वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना, दिमाग मत अप्लाई करना। दिमाग अप्लाई करोगे तो तुम वहां पे क्या कर दोगे तुम्हें पता है। खुद से सोच लो क्या कर दोगे वहां पे। जो सुबह उठ के करते हो कर दोगे अगर दिमाग चला है एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस देखेंगे तब वी विल लुक एट दिस फॉर्मूला अगेन। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करना। गिव एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो वी कैन से इफ अ बस कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, रिपीटेटिव मोशन। ओके, अबाउट अ मीन पोजिशन। What are the factors affecting the time period of a simple pendulum? क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? सिर्फ दो ही चीजें हैं, लेंथ ऑफ बॉब एंड एंड अपॉन नहीं है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या चीजें अफेक्ट करेंगे? लेंथ ऑफ बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
ये अभी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं उसको डिटेल्स है वो 9 स्टैंडर्ड में जाके 8 स्टैंडर्ड में जाके उसके बारे में आइडिया आएगा। अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट्स इट। हाउ कैन यू सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल टू ड्रॉ अ ग्राफ? हाउ टू सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल टू ड्रॉ ग्राफ, इस क्वेश्चन का आंसर लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है कि बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया, देख के हमें पता चल जाता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस फाइंड करना है वो पता चल जाता है, आगे कितना डिस्टेंस मूव करेगी वो पता चलता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये लेसन खत्म। ठीक है, स्केल कैसे ढूंढना है ये मैं आपको आंसर दे ही देता हूँ। ठीक है, फिर भी आपको कुछ बेटर आंसर लगा तो ये कर लेना, मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। ठीक है ना। स्केल चूज करने के लिए कुछ मत करो, ये जो क्या कहते हैं उसको, जो भी आपके एंट्रीज है, ओके सपोज 10, 20, 30, तो एक तो ये 10, 20, 30 हुआ तो उसको 1, 2, 3 सेंटीमीटर पे प्लॉट कर दो। स्केल क्या होता है लिखते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, या फिर अगर अजीब गरीब नंबर्स होंगे तो उनका एक एलसीएम ढूंढने की कोशिश करो, सॉरी एचसीएफ ढूंढने की कोशिश करो। सपोज ऐसे हुआ 16, 24, 36, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, सपोज 4। तो 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब ग्राफ पे मेरा जो 1 सेंटीमीटर है वो होगा 4। इसलिए 36 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, केवल 9। इस तरह से कर लो। ठीक है, बेटर आंसर मिला तो मुझे कमेंट में आंसर दो, कुछ मिस्टेक हुआ तो रेक्टिफाई करने के लिए सजेशंस दे दो। ठीक है, वीडियो लगा कैसे वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो। थैंक यू।